कथा संवेद 10 उर्मिला शुक्ल की कहानी जोहार। टिप्पणी राकेश बिहारी की। हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों ही भाषाओं में रचना करने वाली उर्मिला शुक्ल का जन्म 20 सितंबर 1964 को रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। वर्तमान साहित्य के नवंबर 1995 अंक में प्रकाशित बड़की अम्मा शीर्षक कहानी से अपनी कथा यात्रा शुरू करने वाली उर्मिला शुक्ल के 3 कविता संग्रह 21वीं सदी का द्वार पर, महाभारत मधुरपति तथा छत्तीसगढ़ के औरत, एक कहानी संग्रह मैं फूलमती और हिजड़े, एक उपन्यास बिन ड्योढ़ी का घर और एक यात्रा संस्मरण की पुस्तक यात्राएं उस धरा की जो धरोहर हैं हमारी प्रकाशित हैं। उर्मिला शुक्ल की कहानी जोहार एक साथ 3 स्तरों पर चलती है। यहाँ एक तरफ जंगल का जीवन है तो दूसरी तरफ हिड़मे और हिड़मा की प्रेम कहानी, तो तीसरी तरफ एक स्त्री के रूप में हिड़मे का अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष। कहानी की लय में अंतर्निहित ये तीनों धाराएं स्पष्ट रूप से पहचान लिए जाने के बावजूद इस अंतरंगता के साथ परस्पर आबद्ध हैं कि इन्हें पूरी तरह एक दूसरे से विलग कर किसी एक खांचे की कहानियों की सूची में नहीं डाला जा सकता। जंगल, प्रेम और स्त्री अस्मिता की परस्पर आबद्धता से विनिर्मित यह कहानी एक ऐसे कथालोक की रचना करती है जहां न सब कुछ परिचित है न सब कुछ नितांत नया। अपरिचय और घनिष्ठता का यह सहमेल इस कहानी के रेशे रेशे में इस तरह रचा बसा है कि हर पाठक किसी न किसी स्तर पर खुद को इससे जुड़ा महसूस करता है। मुर्गे की लड़ाई के जिस दृश्य के साथ यह कहानी शुरू और ख़त्म होती है, वह अपनी रोचकता और जटिलता के साथ जिस मेटाफर की रचना करता है, उसी में इस कहानी का मर्म स्पंदित होता है। तो आइए सुनते हैं उर्मिला शुक्ल की लिखी कहानी, उन्हीं की जुबानी जोहार। सभी को मेरा नमस्कार। प्रस्तुत है मेरी कहानी जोहार। गांव में मुर्गा लड़ाई हो रही थी, मगर यहाँ ना तो कोई हाट भरा था और ना ही मड़ई। खास बात यह कि लड़ने वाले मुर्गे और इन्हें लड़ाने वाले दोनों एक ही घर से थे, सगे भाई थे, एक जैसी कदकाठी थी। फर्क बस आंखों में उतर आए नशे का था। जिसका मुर्गा जीत रहा था उसकी आंखों में सल्फी का नशा कुछ गहरा हो उठा था। उसकी मिचमिचाती आंखों में जीत की लहक नाच रही थी। यह हिड़मा है, इसका मुर्गा आज तक कभी हारा ही नहीं, सो इसकी आंखों में वही विश्वास लहक मार रहा था। मगर जीत का यह भाव वैसा नहीं जैसा हाट या मड़ई में होता था। इसमें ममत्व की एक लकीर भी थी, इसीलिए आज इसकी वह लहकार सुनाई नहीं दे रही जो इसकी खास पहचान थी। और दूसरे की कोशिश थी कि कैसे भी करके आज की बाजी उसकी हो जाए। सो वह अपने मुर्गे को बार बार टिहकार रहा था, उकसा रहा था कि वह गहरा वार करे। ये भीष्मा है, हिड़मा का छोटा भाई। हर मुर्गा लड़ाई में उसके साथ ही रहा, मगर आज मुर्गे दोनों गुप्त कोर थे, दोनों जाबाज। मुर्गों में अलग से पहचाने जा सकते थे। एक का नाम कारू और दूसरे का भुर्रा। कारू नाम के अनुरूप चमकदार काले पंख, लंबी टांगे और ऊंची लाल कलगी वाला। देखने में जितना खूबसूरत, दांव मारने में भी उतना ही चतुर। आज की यह बाजी भी इसी के नाम रहेगी, मगर ये आक्रामक नहीं था। भुर्रा
गहरे तांबई रंग का मुर्गा, कद काठी में कारू से कुछ 19। इस खेल में कुछ नौसिखिया कारू का शिष्य था, मगर आज उसका मुकाबला उसी से था। उसके साथ एक ही झाबे में रहता था, साथ साथ चारा चुगता, मगर आज वह हैरान था। तभी तो बहुत देर तक वार ही नहीं कर पाया। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे यूं कारू से लड़ना पड़ेगा, मगर क्या करे वह, जब इंसान ही ऐसा करने लगे। उधर कारू भी कम हैरान नहीं था। सुबह जब उसे तैयार किया गया, उसके पंजों में ब्लेड बांधा गया, तो उसे लगा आज जरूर कोई हाट या मड़ई होगी। मगर जब उसके सामने भुर्रा आया तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। इसीलिए वह देर तक यूं ही खड़ा रहा, वरना मड़ई में पहला वार तो उसी का होता था। मगर आज वे दोनों देर तक चकित खड़े रहे। फिर जब भीष्मा ने भुर्रा को टिहकारा तो वह वार करने लगा, मगर कारू वार बचा रहा था। भुर्रा भी इतना हल्का वार कर रहा था कि कारू को चोट ना आए। हिरमा भी सहज था, उसने कारू को एक भी टिहकार नहीं दी, मगर भीष्मा भुर्रा को बार बार टिहकार रहा था। यह टिहकार उसे गहरे वार के लिए उकसा रही थी। दोपहर चढ़ाई थी, अब तक कोई फैसला नहीं हुआ था, और भीष्मा के लिए आज फैसला जरूरी था। उसके लिए यह मुर्गे की लड़ाई मात्र नहीं थी। आज तो मुझे अपनी राह बनानी ही है, सोचा, और उसने कुछ देर के लिए लड़ाई रोक दी। भुर्रा को अपनी हथेली में जकड़ लिया, फिर उसकी चोंच को हांडी में डुबो दिया। ढलती दोपहर की तीखी दारू और घावों पर होती तेज चंचनाहट, और ऊपर से भीष्मा की लगातार टेहकार। फिर तो भुर्रा को कुछ याद ही न रहा और कि उसके सामने कौन है। भुर्रा अपना आपा खो बैठा। अब वह उछल उछल कर वार करने लगा, और कारू, वह तो अभी भी बस दांव ही बचा रहा था। भुर्रा हर बार और जोर से उछलता और उछलकर अपने पंजों से वार करता। वह वार पे वार किए जा रहा था, और हर वार के साथ कारू के पंखों पर लाल निशान उभर रहे थे। हिरमा हैरान था, मगर भीष्मा खुशी से उफन रहा था। उसकी टिहकार और तेज होती जा रही थी। ए भीष्मा, देख तो कारू को। हिरमा की बात पूरी हो पाती इससे पहले भुर्रा उछला और कारू की गर्दन पर चढ़ गया। फिर खून की एक तेज धार छूटी, कारू फड़फड़ाया और शांत हो गया। हिरमा की रुलाई छूट पड़ी, मगर ना तो भुर्रा का वार रुका और ना ही भीष्मा की टिहकार। अब वह और जोर जोर से टिहकार रहा था। उसकी इसी टिहकार के चलते भुर्रा एक बार और उछला। अब की उसकी उछाल कुछ और ऊंची थी, और देखते ही देखते वह हिरमा की गर्दन से चिपट गया। मगर भीष्मा की टिहकार अभी भी जारी थी। वह लगातार टिहकार रहा था, और हिरमा अकचकाया सा उसे देखता रह गया। वह समझ ही नहीं पाया कि तभी भीष्मा ने भुर्रा को धर दबोचा। उसके हाथ भुर्रा की पीठ पर थे, और उसका दबाव बढ़ता चला गया। फिर खून का एक और फव्वारा छूटा, जिसने भुर्रा और भीष्मा दोनों को रंग दिया। हिरमा भी कारू की तरह कुछ देर तड़प कर शांत हो गया, मगर उसकी आंखें खुली रह गई थी। हिरमा भीष्मा के उस रूप को देखकर चकित रह गया, और उसकी यही चकित भाव उसकी आंखों में टक गया। शायद उसे यकीन नहीं हुआ कि भीष्मा ऐसा भी कर सकता है। मगर भीष्मा अब पहले वाला भीष्मा नहीं था। पिछले कुछ दिनों से वह बदल गया था। वह बात बात पर हिरमा से उलझता और सल्फी के पेड़ों में अपना हिस्सा मांगता। उसे शादी करनी थी जोगिया से। जोगिया के बाबू ने दुल्हन मोल में सल्फी के 5 पेड़ मांगे थे। हिरमा भी चाहता था उसकी शादी जोगिया से ही हो, मगर दुल्हन का यह मोल कैसे देता वह? उसके यायो बाबो की ये ही तो निशानी बची थी उसके पास, कैसे दे दे उन्हें? वह भीष्मा को समझाया करता, मगर वह लड़ता उससे, फिर लड़ झगड़ कर जाने कहाँ चला जाता। महीनों गायब रहता और अचानक लौट आता। पिछली बार जब वह लौटा तो उसके हाथ में भुर्रा था। पूछने पर उसने बताया, कोर्र हाट से खरीदा है। मैं भी मुर्गा लड़ाएगा। कहते हुए भीष्मा ने भाई को देखा।
अरे भीष्मा, मुर्गा लड़ाना था तो कारू तो था ना, तू ही लड़ा लेता। एक घर में 2 ठो मुर्गा लड़ेगा। मैं हाट में लड़ाएगा, तू मड़ई में लड़ाना। ऐसा तो कभी नहीं हुआ रे। एक ही गांव से भी 2 मुर्गा कभी नहीं लड़ा। फिर ये तो एक ही घर से। हिड़मा उसे समझाना चाहता था कि बिरादरी में इसका गलत संदेश जाएगा, मगर भीष्मा कुछ समझने को तैयार नहीं था। तैयार भी कैसे होता, वह तो कुछ और ही सोच रहा था। बुझे मन से हिड़मा ने उसकी बात मान ली। दोनों मुर्गे साथ रहने लगे। अब कारू बड़े हाथ और मड़ई जीतता और भुर्रा छोटे हाथ। कभी कभी वे भुर्रा और कारू की लड़ाई भी करवाते, मगर वह लड़ाई वैसी नहीं होती जैसी मड़ई या हाट में होती थी, बल्कि इस लड़ाई में कारू की भूमिका सिखाने वाली होती। वह भुर्रा को अपने पैतरे सिखाता, इसीलिए उनके पंजों में ब्लेड नहीं बांधी जाती। तो जब भीष्मा ने मुर्गा लड़ाने की बात चलाई तो वह हमेशा की तरह कारू को गोद में लेकर चल पड़ा, मगर भीष्मा ने उसे टोका। भाऊ, ऐसे नहीं, कारू को तैयार कर जैसे मड़ई के लिए करता है। मड़ई के जैसे काहे? उसने आश्चर्य से देखा। साथ ही उसकी नज़र भुर्रा पर गई तो उसके पंजों में ब्लेड बंधी थी। उसने भीष्मा से पूछा, ये ब्लेड काय को? देखेगा कि भुर्रा मड़ई के लायक हुआ कि नहीं। वो आगे के महीना में 3 ठो मड़ई है ना, कहते हुए भीष्मा आंखें चुरा रहा था। लड़ाई तो ऐसे भी हो सकता है। फिर कारू को या के भुर्रा को ब्लेड लग गया तो? नहीं भाऊ, कुछ नहीं होएगा, मैं रोकेगा ना भुर्रा को। हिड़मा ने भीष्मा को गौर से देखा। उसकी आंखों में कुछ अलग सा तैरता दिखा भी, मगर वह बेमन से झोपड़ी के भीतर गया। उसने कारू के पंजों में ब्लेड बांध दी, मगर देख, ज्यादा गहरा नहीं मारना, हाँ, छोटा भाऊ है तेरा, समझा? वह कारू को समझा रहा था और कारू समझ भी रहा था। इतने दिनों का साथ जो था, दोनों ही समझते थे एक दूसरे को। सो हिड़मा शुरू से सहज था। उसने इस लड़ाई को लड़ाई की तरह लिया ही नहीं। तभी तो जब भीष्मा ने भुर्रा को दबोचा और भुर्रा उसकी गर्दन से और सटता गया तो उसे आश्चर्य हुआ। उसी क्षण भीष्मा की आंखों में उसने देखा। भीष्मा कुछ पल के लिए डरा था, मगर फिर आंखों में जोगिया उभरी और अरे साले, ये क्या किया तूने भाऊ को? कहकर उसने शराब की हांडी उठाकर भुर्रा पर दे मारी। हांडी फूटकर उसके शरीर में जा धंसी और भुर्रा वहीं ढह गया। अभी वह तड़फ ही रहा था कि भीष्मा ने उसे गर्दन से पकड़कर उठाया और उसकी गर्दन मड़ोड़ दी। साला, तूने मेरा भाऊ को मार दिया। फिर गुहार पार कर रोने लगा। रोना सुनकर लोग जुटे। अब चकित से सब लोग भीष्मा को देख रहे थे। कुछ समझ ही नहीं पाए वे कि हुआ क्या। फिर भीष्मा उन्हें गढ़ी हुई कहानी सुनाने लगा। उसने तो भाऊ को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इस भुर्रा ने उसे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक मुर्गा आदमी को। और जैसे ही लोगों को भान हुआ हिड़मा मर चुका है, अब तो पुलिस आएगा सोचकर सब लोग खिसक गए। भीष्मा यहाँ अकेला था। उसने भुर्रा को उठाकर हिड़मा की गर्दन के पास रखा और गौर से देखा। गांव वालों ने तो मान लिया कि यह दुर्योग होगा, मगर हिड़मे उसे चकमा देना आसान नहीं। सो वह चौकस था। वह नहीं चाहता था कि सुई की नोक भर भी शक बचे। क्या करूं? यहीं बैठा रहूं? नहीं, यहाँ बैठे रहना ठीक नहीं। हिड़मे का कोई भरोसा नहीं। आते ही वार कर दिया तो, या पुलिस की याद आते ही झुरझुरी सी आई और वह उठकर जंगल की ओर चल पड़ा। ढलती शाम हिड़मे हाट से लौटी तो देखा झोपड़ी में कोई नहीं था। उसने आवाज़ दी हिड़मा को, फिर भीष्मा को, मगर कोई सुगबुग नहीं। बाहर आई। उसने देखा गांव में सन्नाटा था। सारा गांव खाली। वह सोच नहीं पा रही थी सब लोग कहाँ गए। क्या कोई इतना बड़ा शिकार मिल गया कि सारे लोग चले गए? मगर बूढ़े, वे तो शिकार पर नहीं जाते, तो क्या इस गांव में आज पुलिस आई थी? अब तो आए दिन हर गांव को यही मार झेलनी पड़ती है। एक ओर वे हैं जो हमारे जंगल वापस चाहते हैं, दूसरी ओर ये पुलिस। हम तो चक्की का दाना बन गए हैं।
सोचती हुई हिड़मे झोपड़ी के पिछोत की ओर गई। उसने देखा पेड़ के झुरमुट में हिड़मा पड़ा था। उसे लगा सल्फी पीकर झाड़ी में लुढ़क पड़ा है। कैसे बेहोश पड़ा है, कोई जानवर आ जाए तो, सोचती हिड़मे आगे बढ़ी। हिड़मा की आंखें खुली थी, सो उसे लगा वह शरारत से उसे देख रहा है। मगर पास पहुंचते ही उसकी आंखें हिड़मा की खुली आंखों से टकराई और फिर उसने देखा कारू और भुर्रा के बीच में पड़े हिड़मा को, उसकी गर्दन से बहते लहू को। लहू बह बह कर जम गया था। हिड़मा की आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी, मानो उसे अपने मरने पर घोर आश्चर्य हुआ हो। हिड़मे कठवाई सी खड़ी रही, ना तो उसके मुंह से आवाज़ निकली और ना ही आंखों से आंसू। वह बारी बारी से कारू, भुर्रा और हिड़मा को देखे जा रही थी। तभी एक गिद्ध मंडराता हुआ आया और हिड़मा की आंखों पर झपट पड़ा और नाय। हिड़मे का स्वर उभरा और गांव में धंसता चला गया। अब वह हिड़मा पर औंधी पड़ी थी और गुहार पार कर रो रही थी। मेओ हिड़मा, ये क्या होया रे, कहती वह विलाप कर रही थी। मगर कौन था वहाँ जो उसकी सुनता और उसे बताता कि क्या हुआ। आज तो हिड़मा भी शांत था, वही हिड़मा जो उसका रोना सह नहीं पाता था। मगर आज वह रो रही थी और हिड़मा खामोश था। वह देर तक रोती रही, फिर उसने हिड़मा की खुली आंखों को बंद कर दिया। हिड़मा के चेहरे पर शांति उतर आई थी। गर्दन पर खून की रेखा ना होती तो लगता वह नशे में मत्त सो रहा है। हिड़मे की गर्दन की उसे रेखा को उसने देखा, वह खून जमने से काली हो चुकी थी। उसे एक घाव सा नजर आया, जैसे किसी ने गले की नस को ताक कर ब्लेड धंसाई हो। ब्लेड का ध्यान आते उसने कारू और भुर्रा को देखा। उनके पैरों में ब्लेड बंधी थी, वैसी ही जैसे मुर्गा लड़ाई के समय बांधी जाती थी। तो क्या आज यहाँ, मगर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि गांव में इस तरह। क्या आज यहाँ बिल्कुल वैसी ही लड़ाई हुई है जैसी दो गांवों के बीच होती है। तो क्या भीष्मा ने, सोचते हुए उसकी आंखों में कुछ दृश्य उभरे। कुछ दिनों से उसे भीष्मा की आंखों में एक अलग तरह की ललक दिखाई देने लगी थी। वह हिड़मा के साथ जब भी जंगल जाती, भीष्मा को आसपास ही पाती, जबकि उसे मालूम था जब वे जोड़े में जंगल जाते हैं तो वहाँ सिर्फ शिकार नहीं होता, जंगल उनकी केली के अंग हो जाते हैं। घने जंगलों के बीच उन्मुक्त केली ही तो उनके प्रेम की विशेषता थी, इसीलिए बाकी लोग उस ओर नहीं जाते थे। मगर भीष्मा छिपकर उनके आसपास ही बना रहता। उसने हिड़मा को बताया भी, वह टाल जाता। पिल्ला है रे, कभी अकेला नहीं रहा, वह उसे समझाता। मगर हिड़मे उसे उसकी आंखों में बचपना नहीं, कुछ और ही दिखता था। तो क्या भीष्मा ने ही, वह सोच ही रही थी कि हूँ हूँ की गुंजार से घाटी भर उठी। वह चौंक उठी। पुलिस की गाड़ी, पुलिस आएगा तो पूरा गांव को परेशान करेगा, सोचकर उसकी आंखों में बीते दृश्य उभरे और वह सजग हो उठी। उसने पेड़ की पतली टहनियाँ तोड़कर झाड़ू बनाई और जल्दी जल्दी पत्ते बटोरे। सायरन की आवाज़ और करीब आ चुकी थी, मगर वह जानती थी कि पुलिस अभी दूर है। यह तो इस घाटी का करिश्मा है कि यहाँ आवाज़ बहुत पहले पहुँच जाती है। पत्ते इकट्ठे हो चुके तो उसने हिड़मा को उठाना चाहा, मगर उठा न सकी। फिर उसने उसे पैरों से पकड़कर खींचा। बड़ी मुश्किल से उसे उस पेड़ के पीछे ले जा पाई जहाँ गड्ढा था। गड्ढा बहुत बड़ा नहीं था, सो उसके हाथ पैर मोड़कर मुश्किल से उसे लिटाया और ऊपर से सारे पत्ते डाल दिए। ऐसा करते समय कई बार मन किया कि पुलिस को सब बता दे और भीष्मा को पकड़वा दे, मगर सज़ा भी तो इतनी आसान नहीं। गांव से कोई गवाह भी नहीं मिलेगा। लोगों को पुलिस और कोर्ट से डर भी तो लगता है। फिर अगर मामला पुलिस में गया तो पूरा गांव पुलिस के लपेटे में आ जाएगा और वही कहानी यहाँ भी शुरू हो जाएगी। सोचते हुए उसकी आंखों में आसपास के गांवों में घटी घटनाएं घूम गईं और मुड़पार की घटना याद आते ही वह सिहर उठी।
नहीं, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताएगी, सोचती वह अपने को तैयार कर रही थी। उसका कलेजा तो जार जार रो रहा था, फिर भी वह अपने मन पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। उधर हूँ हूँ की ध्वनि लगातार नज़दीक आती जा रही थी। यह संकट का समय था और संकट से जूझना सीख रही थी वह। ये क्या है? पुलिस अफसर का इशारा तो उस नुचे हुए पंख की ओर था, मगर उसकी नज़रें उसकी देह को छेद रही थी। कुछ नहीं साहब, कहकर उसकी आंखों ने उस इशारे का पीछा किया और उसका जी धक से हो गया। कारू और भुर्रा के पंख तो समेटना भूल ही गई थी और हवा ने पंखों को दूर दूर तक बिखेर दिया था। कुछ नहीं तो ये क्या है? उसने मुर्गे के बिखरे पंखों की ओर इशारा किया। ये शायद मुर्गा लोग लड़ गया होगा, जानवर है साहब, लड़ता रहता है। कहते हुए बहुत तकलीफ हुई थी उसे और उसकी आंखों में भीष्मा उभर आया, मगर उसने उसे पीछे ठेल दिया। हमने तो कुछ और ही सुना है, कहते हुए पुरुष और पुलिसिया आंखें उसे भीतर तक खंगालने लगी। हिरमे को लगा जैसे उसका लुगरा पोलका सब उतार दिया उसने। फिर भी वह चुप रही, कुछ भी बोलकर कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जनाब, पूरा गांव खाली है, एक जवान ने सूचना दी। गांव वाले कहाँ गए? सवाल के साथ अफसर ने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं मालूम साहब, मैं तो हाट गया था, अब भी लौटा हूँ, शायद शिकार को गया होगा। और तेरा मर्द? पूछती नजरें लगातार उसका चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नहीं मालूम, वो भी गया होगा। आप तो जानता साहब, शिकार को पूरा गांव एक साथ जाता, शिकार तो पूरा गांव का होता ना। ये सच बोल रही है, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं मिला, लगता है हमें झूठी खबर दी गई, पूछताछ कह रहे अधिकारी ने जवान से कहा। जी जनाब, मुझे भी ऐसा लगता है, जवान ने अफसर का समर्थन किया। फालतू आए इतनी दूर, अब रात में लौटना खतरे से खाली नहीं है। इन दिनों इधर वारदातें भी तो, खासकर घाट पर। सोचते हुए उसके माथे पर लकीरें उभर आई। उसे चिंतित देख हिरमे को अच्छा लगा। सचमुच कुछ तो बदल रहा है, अब हम ही नहीं ये भी डरने लगे हैं, सोचकर उसके मन में सुकून की एक लहर सी उठी। सुन, सल्फी लाना जरा। हाँ, एकदम कड़क, बिल्कुल तेरी तरह, कहते हुए उस जवान के मुंह और आंख लरियाने लगे। साहब, सल्फी तो नहीं है, इतना समय तो सल्फी तो जहर हो जाता ना। अच्छा तो लांडा ला। यह वही जवान था जिसे हिरमे की बोली समझ में आ रही थी, इसीलिए वह अब उसकी बोली में बोल रहा था ताकि साहब को भनक न लगे। नहीं है साहब, कितना दिन से लांडा चुरोने का समय नहीं मिला। उसने टालने की कोशिश की। साली, हमसे चालाकी चलती है, घर के भीतर चल, बताता हूँ। वह हिरमे की ओर बढ़ा ही था कि जीप स्टार्ट होने की आवाज़ आई और वह लपक कर जीप की ओर बढ़ा, मगर जाते जाते हिरमे को ऐसे देखा मानो कह रहा हो, मुझसे बचकर कहाँ जाएगी। फिर सायरन बजाती गाड़ी लौट चली थी। उनके जाते ही वह दौड़कर उस गड्ढे के पास गई और कटे पेड़ से ढह गई। अब तक अपने को बांधे रखने वाली हिरमे अब हिलक हिलक कर रो रही थी। वह रोती रही। आकाश में पूर्णमासी का चांद उतरा, पर वह अंधेरों में ही घिरी रही। उस चांद रात में उसके भीतर अमावस से भी ज़्यादा घना अंधेरा घिर आया था। रोते रोते उसने पत्ते हटाए। हिरमा चुरू-मुरू लेटा था। उसने उसे बाहर निकाला, सीधे लिटाया। अब चांदनी के कुछ चकते उसके चेहरे पर पड़ रहे थे। लगा जैसे वह शांति से सो रहा हो। मेरा हिरमा तो शांत ही था हमेशा से, फिर भी ये सब क्यों, पूछना चाह रही थी वह, मगर किससे? कौन बताता उसे? गांव भी तो खाली था। ऐसे में बस वह थी और उसकी पीड़ा। रात और भी गहरा गई। अब तक कोई नहीं लौटा था। हिरमे का शक अब विश्वास में बदल गया। शिकार पर गए लोग जंगल में रात नहीं रहते। वे जंगल में रात तभी बिताते हैं जब गांव में कोई खतरा हो।
सोचती हिड़मे लगातार जंगल का पथ निहार रही थी। उतरती रात में एक साया नजर आया, मगर अचानक उसने राह बदल ली, पेड़ों के झुरमुट में गायब हो गया। फिर कुछ देर बाद और कुछ लोग नजर आए। उसने उन्हें आवाज़ भी दी, मगर वे दौड़कर अपने अपने झोपड़ों में जा छुपे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि वो आवाज़ दे और कोई सुने ना। और भी लोग फिर आए, लेकिन हिड़मे ने किसी को नहीं पुकारा, किसी से कुछ भी नहीं पूछा। वैसे अब पूछने को बचा ही क्या था। उसे तो विश्वास हो गया था यह दुर्योग नहीं, भीष्मा की चाल है। फिर ओदिया दिखा। वह दौड़कर उसके सामने पहुंची। भीष्मा कहाँ है रे? देखना ये सब क्या हुआ, कहते हुए उसकी आंखें भर आई। मैं कुछ नहीं जानता, वह नजरें चुराने लगा। उसने उसके चेहरे पर आश्चर्य को देखा। अब तो उसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। ओदिया चला गया था, मगर हिड़मे खड़ी थी उसी जगह। उसका मन किया दौड़कर थाने चली जाए, मगर आंखों में गोदमी उभर आया। अपनी सेल्फी के लिए मशहूर गोदमी गांव अब नित नई वारदातों के लिए जाना जाता है। छावनी ही बन गया है गोदमी। नहीं, मैं अपने गांव को ऐसी आग में नहीं डाल सकती। तो क्या भीष्मा को यूं ही छोड़ दूं? सोचती वह देर तक उलझती रही, फिर थिर हो गई। गांव के किसी घर से कोर्र ने बांग दी, कुकड़ों को भिनसार हो गया। भीष्मा तो अब लौटेगा नहीं। पुलिस के डर से गांव वाले भी साथ नहीं देंगे। फिर भी हिड़मा को माटी तो देना पड़ेगा, सोचकर वह झोपड़ी में गई, रापा और कुदारी ले आई। उसका मन बार बार कच्चा हो रहा था, मगर वह गड्ढा खोद रही थी। किसी तरह गड्ढा खोदकर आसनी बिछाई, सागौन के पत्तों की आसनी। सागौन के पत्तों की आसनी पर लाश को लिटाकर ऊपर से पत्तों से तोपना था। पत्तों का ओढ़न और पत्तों का ही बिछावन, उसके ऊपर मिट्टी की परत और सबसे ऊपर बारीक भुरभुरी मिट्टी की एक और परत, ताकि उस पर सागौन का जंगल उकेर सके। सियान लोगों से सुनती आई थी कि ऐसा करने से अगले जन्म में भरा पूरा जीवन मिलता है, बिल्कुल सागौन के जंगल जैसा सुंदर और मूल्यवान। आसनी तैयार थी। उसने हिड़मा को उठाना चाहा, मगर उठा न सकी। उसने बार बार कोशिश की, हार कर उसने उसके दोनों पैरों से पकड़कर खींचा। इस तरह खींचते हुए उसकी आंखें भर आई। आज उसे आसनी पर लिटाने के लिए दो लोग भी नहीं हैं, सोचकर उसकी रुलाई फूट पड़ी। लोग अपनी झोपड़ी के भीतर टाटी की झिरी से सब देख रहे थे। उनकी आंखें भी नम थीं, मगर एक डर था जो उन्हें रोके हुए था। यह डर उनके लिए सबसे बड़ा था, बाघ भालू से भी बड़ा। मगर मणि माँ अपने को रोक नहीं पाई। वे झोपड़ी से बाहर निकलकर हिड़मे की ओर बढ़ चली। वहां पहुंचते ही उन्होंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। फिर तो रुलाई बांध तोड़कर बह निकली। अब वह मणि माँ के सीने से लगकर फपक रही थी। उसकी रुलाई का वेग इतना तेज था कि उनका सारा शरीर हिचकोले खा रहा था। चुप जा पेकी, चुप जा, ऐसा नहीं रोते रे। मणि माँ जितना ढाढ़स बंधाती, उसकी रुलाई उतनी ही तेज हो जाती। चल पेकी, चुप जा, ये काम भी तो करना है ना, लोकर कर, नहीं तो पुलिस को मालूम हो जाएगा, कहती मणि माँ की आंखों में भय उतर आया। नहीं अम्मा, पुलिस नहीं आएगा, कहती हिड़मे ने हिचकियों के बीच उन्हें सब बता दिया। मणि माँ हिड़मे के साहस पर चकित रह गई। उसने गांव को बड़ी मुश्किल से बचा लिया था। उनकी आंखों में हिड़मे के लिए प्रेम, दया, श्रद्धा और आंसू सब साथ साथ उभर आए। सब गड्ढमड्ढ हो उठा। फिर अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने हिड़मा को सिर से उठाया और हिड़मे ने पैरों से, मगर हिड़मा भी अभी पूरा उठ नहीं पाया था। उसकी पीठ अभी भी जमीन पर घिसट रही थी कि अचानक दो हाथों ने उसे ऊपर उठा लिया। यह मोदिया थी, हिड़मे की गुतियारी। हिड़मे ने उसकी ओर देखा तो आंखों में आंसू फिर लहरा मार उठा। उसका मन फिर कच्चा होने लगा, मगर वह संभली और तीनों ने मिलकर हिड़मा को उठाकर
आसनी पर लिटा दिया। हिड़मे ने ऊपर से सागौन के पत्तों को पूरा, फिर सबने मिट्टी से उसे ढक दिया। मणिमा रापा से मिट्टी समतल करने लगी, तब तक मोदिया भुरभुरी मिट्टी ले आई। हिड़मे ने उस मिट्टी की हल्की परत बिछाई और सागौन गुप्त उकेरने लगी। फूलों और पत्तियों से भरे भरे सागौन के पेड़, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उंगलियां अपना काम कर रही थी। कब्र पर एक भरा पूरा जंगल उभर आया। फिर आई आखिरी जोहार की पारी। अजब सा मंजर था, मृतक कर्म जैसा कठोर कर्म, और उसमें रत नाजुक तन और मन वाली औरतें। यह पुरुषों का काम था। सागौन गुप्त भी घर का पुरुष ही उकेरता था, मगर आज तो अब आखिरी जोहार कर पेकी, कहती मणिमा उसके और करीब आ गई और सागौन उकेरते उसके हाथ थम गए। आखिरी जोहार कैसे करूं मैं? कैसे कहूं कि अब तुम्हारा हमसे, इस घर से नाता छूट गया। अब तुम्हारी दुनिया दूसरी है, तुमको मेरा आखिरी जोहार। सोचा और उठकर झोपड़ी की ओर दौड़ पड़ी। मणिमा उसे देखती रही, फिर उठकर उसकी जगह पर जा बैठी। जोहार जोहार, आखिरी जोहार, अब तुम्हारा ये दुनिया से कोनो नाता नहीं, कहते उनका गला रुंधाया, मगर ये रस वे निभाती रही। महीनों बीत गए, मगर भीष्मा नहीं लौटा। हिड़मे भी अपनी दिनचर्या में लौट आई थी। वह सल्फी उतारती, हाट भी जाती, मगर हिड़मा हर जगह उसके साथ ही होता। वह बीते दिनों में खो जाती, उसकी आंखों में अक्सर वह लड़ाई उभर आती। फिर उसकी आंखें भीष्मा की तस्वीरों से भर उठती और उसकी आंखों में वह मड़ई उभर आती जहां वे पहली बार मिले थे। हिड़मा अपना मुर्गा लड़ा रहा था। मुर्गे को लहकारता टिहकारता हिड़मा उसकी आंखों में उतरता चला गया था। जीतने के बाद जब वो मड़ई घूम रहा था, तब वह उसके साथ चल पड़ी थी। नीमा पेदेड़ केला, पूछा था उसने। हिड़मा, उसने कहा और उसकी ओर देखा। अरे, मेरा नाम भी हिड़मे है, अब मितान हुए ना, कहती हिड़मे इतनी सहज थी कि जैसे बरसों का परिचय हो। मगर हाओ कहकर हिड़मा सहज नहीं था। तुम्हारा मुर्गा बड़ा सुंदर, अच्छा लड़ता, तुम अच्छा लड़ाता। हिड़मे ने उसे देखा भरपूर नजरों से, मानो कह रही हो तुम भी तो कम नहीं। हिड़मा देख रहा था उसे, उसके चेहरे पर आए भावों को पढ़ रहा था कि चल ना रईचुली झूलते हैं, उसने कहा। वह अकचका गया। अभी तो ठीक से जान पहचान भी नहीं हुई और ये नहीं रे, पैसा नहीं है। कैसे? मुर्गा लड़ाया ना, इतना कमाया फिर? उसने साधिकार कहा। तो का सब पैसा खर्चा कर दूं? अब वह भी खुल चला था। काय घर में गोसाइन है का? कहते क्षण भर को उसका चेहरा बुझा। हिड़मा के मन में आया कह दे हाँ, मगर उसकी ओर देखते ही जाने क्या हुआ और नाय रे कोई नाय सुनकर हिड़मे का मुरझाया चेहरा सरई के पेड़ सा हरिया गया। तब चल ना, कहती उसे हाथ पकड़कर खींच ले गई और रैचुली के साथ ऊपर नीचे आते जाते दोनों बहुत करीब आ गए। वे इतवारी में भी मिलने लगे। फिर तो हिड़मे उससे प्यार भरी शिकायतें भी करने लगी। वह अक्सर कहती, तूने मुझे कोकमा नहीं दिया रे। नाय रे, मैं तेरे लायक कहाँ, मैं कहाँ से दे पाएगा तेरा मोल, कहता हिड़मा उदास हो जाता। सुन, तू मेरा मोल मत देना, मैं भाग जाएगी तेरा संग, वह उसकी उदासी पूछती। वे हर हाट और मेले में मिलते, साथ साथ मेला घूमते और लौटते समय घने जंगल की राह होकर लौटते। ऐसे ही एक दिन लौटते समय हिड़मे ने उससे कहा, कल मेरा गोदनाई है रे। क्या? वह चौंका, फिर उदास हो गया। गोदनाई का मतलब अब ये ज़्यादा दिन कुंवारी नहीं रहेगी, तू आना देखने, कहती हिड़मे की आंखों में बहुत कुछ उतर आया। हिड़मा की आंखें चमक उठी। गोदनाई में बुला रही है,
यानी अभी मेरी ही होगी। वह जानता था गोदनाई स्त्रियों का गोपन अनुष्ठान है। इसी से तो सबको लड़की के जवान होने की खबर मिलती है। इसमें सारे जिस्म पर गोदना के फूल उकेरे जाते हैं। शरीर के गोपन अंगों पर भी गोदना उकेरा जाता है। तभी तो इसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। लड़की जिससे प्रणय निवेदन करती है उसे अपनी गोदनाई में बुलाती है। हिड़मा बहुत खुश था। ये मेरे को गोदनाई में बुला रही है, मैं पक्का जाएगा। बड़े भिनसारे कोरबांग से बहुत पहले वह महुआ के पेड़ पर चढ़ गया था। उसे छुप कर देखना था सब। देर तक इंतजार करने के बाद भी जब वह नहीं आई तो हिड़मे बेचैन हो उठा। उसे लगा कहीं हिड़मे ने ठट्ठा तो नहीं किया। वह निराश हो लौटने ही वाला था कि सूरज की पहली किरण के साथ हिड़मे उसके सामने थी। उसने देखा उसके सारे शरीर पर बस एक लुगड़ा था जो कमर से नीचे ही लिपटा था। हिड़मा एकटक देखता रह गया। दिन चढ़ रहा था। हिड़मे की ग्रेनाइट सी देह पर हल्दी और सूरज की किरणों ने मिलकर एक अनोखा रंग भर दिया था। वह रंग हिड़मा की आंखों में उतरने लगा और उसकी नजरें उसके दो जामुनी रसीले फलों पर जा ठहरी। उसने पहली बार महसूस किया हिड़मे कितनी सुंदर है। गोदनई का अनुष्ठान शुरू हुआ। हिड़मा ने देखा सागौन के हरे हरे पत्तों के बिछावन पर वह लेटी थी और उसे चारों ओर से औरतों ने घेर रखा था। 5 औरतों के हाथों में भेलवा, सुई और दर्द कम करने वाली औषधि थी। बाकी औरतें उसके पीछे खड़ी थी। एक औरत ने हिड़मे से पूछा, किसी को बुलाया नहीं रे? हिड़मे लजाई सकुचाई सी उसने ऊपर देखा, कहा कुछ भी नहीं। फिर उसने उसकी चमड़ी के भीतर माथे पर एक बिंदु उकेरा और उसमें सुई चुभो दी। बड़ा दर्द होता रे। वह दर्द से चौंकी और उसकी नजरें ऊपर उठ गई। उसके दर्द में मिश्री सी घुली। फिर तो सुई बार बार चुभती रही पर नीला सूरज उभरता रहा। यह गोदनाई का पहला चरण था। फिर नाक पर एक बिंदु, ठोड़ी पर 3 बिंदियां उकेरी गई। अब एक साथ कई औरतें गोदनाई कर रही थी। फिर गोदनाई नीचे उतरने लगी। उसे याद आया हिड़मा ने उससे कहा था, तू अपनी जांघ पर सरई का रुख गुदवाना, लाल लाल फूल वाला सरई रुख। मैं चाहता तू हमेशा भरी भरी रहे, मोटियारी रहे, एकदम सरई के जैसे। सोचकर मुस्कुरा उठी और सुन, जांग माँ सरई रुख गोदना। आह, सरई रुख कितना दर्द होएगा जानता भी है। भाभी ने डराया। होने दे दर्द, मैं सरईच गोदवाएगी। क्या बात है, अभी दर्द से उछल रही थी और अब इतना दर्द सहने को तैयार है। किसके लिए रे? भाभी ने छेड़ा तो चल हट कहकर उसने ऊपर देखा। हिड़मा से नजरें मिली। पहली बार उसे लाज ने घेरा था। भाभी ने जांघ पर सरई रुख उकेरा और उसे लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो। हाय आयो, मैं मर गई। सुई बार बार चुभती जा रही थी मगर फिर उसने ऊपर देखा और एक झंझनाहट सी उठी और उसके भीतर पैबस्त होती चली गई। उसे लगा जैसे हिड़मा ने बिच्छू का मंत्र फूंक दिया हो और फिर सुइयां चुभती रहीं। हर चुभन के साथ वह ऊपर देखती। उसके आंखों की लहर उसका सारा दर्द सोख रही थी। बहुत दिन के बाद वह हाट आई। हिड़मा ने देखा पहले से बिल्कुल अलग लग रही थी वह। उसकी ठोड़ी और नाक पर गुदा गोदना उसे और खूबसूरत बना रहा था। उसे देखते ही हिड़मा उसकी ओर लपका मगर फिर ठिठक गया। वह आगे ही नहीं बढ़ी, लजाई सी खड़ी रही। उसे शर्म आ रही थी और वह उसके इस नए रूप पर चकित था। तो क्या गोदनाई ने इसे छुअन का रहस्य बता दिया है? हाँ, तभी तो सोचता देर तक खड़ा रहा। फिर जब वह और पास आया तो उसे लगा कि उसके चेहरे पर हया के साथ साथ एक गहरी उदासी भी है। क्या हुआ रे? मनोहार से पूछा। कुछ हो, तेरे को क्या? हिड़मे ने उसे गुस्से और प्यार से झिड़का। ऐसा कैसे बोली? मेरे को क्या? हिड़मा ने अधिकार जताया।
फिर कहा, इतना दिन में एको बार नहीं आया देखने। उसके स्वर में मान था। नहीं आया रे, क्या करता आके, तेरा मोल देने का हिम्मत नहीं। वह उदास हो गया। ऐसे अपना मन मत मार, मैं किसी के साथ नहीं, तेरे साथ जाएगी, समझा तू? मेरा बात सुन, अगला महीना जो मड़ई होएगा उसमें तू आना, फिर हम दोनों भाग जाएगा। कहाँ रे, कहाँ जाएगा भाग के? उधर गुप्त में, उधर कोई नहीं खोजेगा। फिर जब सब ठीक हो जाएगा हम लौट आएगा। कहती हिड़मे की आंखें उससे मिली और उन आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि उसने हाँ में गर्दन हिला दी। वे मड़ई में मिले, खूब घूमे, रेचुली झूले और शाम को बीहड़ की ओर बढ़ चले। उधर कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि वहाँ डूब रहता है, मगर प्रेम भला कब डरा है, सो वे भीतर धंसते चले गए। वह महुओं का मौसम था। सारा जंगल महुए की मादकता से भरा हुआ था। जिस जगह को उन्होंने चुना था वह 5 पेड़ों का झुरमुट था। नीचे धरती पर महुए ही महुए बिखरे थे। एक तो महुए की मादक सेज, उस पर हिड़मे का संग, सो मादकता का एक सैलाब सा उठा और वे उसमें डूबने उतराने लगे। ना जाने कब तक। ना तो मादक लहरों का कोई और छोर था, ना ही उनके प्रेम का। दिनों बाद वे लौटे थे। पता चलने पर हिड़मे के यायो बाबू आए उसे लेने, मगर उसने कह दिया उसने हिड़मा को वर लिया है। बहुत समझाया था बाबू ने, पर वह अडिग रही। फिर तो उनकी जोड़ी एक मिसाल बन गई थी। वे लड़ते भी बहुत थे। हिड़मा के सल्फी पीने पर तो तूफान उठा देती थी वह, मगर हर लड़ाई के बाद उनका प्यार और गहरा हो जाता। हिड़मे बीते दिनों में तैर रही थी कि उसके पेट में एक उभार सा आया और उसने उसे वर्तमान में ला खड़ा किया। उसे दुख हुआ। मैं बता भी नहीं पाई कि उसका पिल्ला, मेरे को कहाँ मालूम था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं उसे बताना नहीं, महसूस कराना चाहती थी। तभी तो इंतजार था उस पल का जब मेरे भीतर हलचल हो और मैं हिड़मा का हाथ उस पर धर दूं बिना कुछ कहे। पर मेरे को क्या मालूम था कि, सोचती हिड़मे की आंखें बरस उठी। पेट में एक बार फिर उभार आया। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था। पेट की हंडी वैसी की वैसी पड़ी थी। मन तो अभी भी नहीं था, मगर उसने दोने में पेज डाला और पीने लगी। महीनों हो चले, मगर भीष्मा वापस नहीं आया। हिड़मे भी अपनी दिनचर्या में लौट आई, मगर एक चीज़ थी जो लौट नहीं पाई, वह थी उसकी मुस्कान। सबने मान लिया था कि अब भीष्मा कभी नहीं लौटेगा, मगर वह जानती थी कि जरूर आएगा। उसे उसका इंतजार था। एक दिन वह सेल्फी उतार कर लौट रही थी, तब उसने देखा सामने भीष्मा खड़ा था। उसे देखते ही उसके मन में आया कि वह टांगी उठाए और सारा हिसाब बराबर कर ले, मगर हिसाब तो मैं बराबर जरूर करूँगी, फिर ऐसा नहीं। भीष्मा, तू कहाँ गया था रे? कहते हुए उसका मन भीतर से अंधना जैसा खौल रहा था, मगर स्वर भात की तरह मुलायम था। भीष्मा उसे गौर से देख रहा था। जब लगा वह बिल्कुल सामान्य है, इसको तो कुछ भी पता नहीं चला, सोचकर वह मन ही मन खुश हुआ, मगर ऊपर से उदासी ओढ़कर बोला, मैं तो ऐसा सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता। फिर वो साला भुर्रा, और वह रोने लगा। रोते हुए हिचकियाँ लेने लगा। चुप जा रे भीष्मा, इसमें तेरा क्या गलती है? मैं जानती तू बचाया होगा भाऊ को। कहती हिड़मे की नज़रें उसके चेहरे पर गईं। वहाँ दुख की परछाई तक नहीं थी और आंखें बिल्कुल सूखी थीं। बार बार मलने के कारण लाल जरूर थीं। वह समझ गई यह सब उसके नाटक का हिस्सा है। हाँ, मैं बचाया रे, साले ने भाऊ को, फिर भी तो मैंने भी साले को मुरकेट दिया। नाटक तो ऐसा कर रहा है जैसे मैं कुछ जानती नहीं, उसने सोचा, मगर कहा नहीं। भीष्मा यही तो चाहता था कि हिड़मे भाई की मौत को दुर्योग मान ले। उसने उसकी आंखों में देखा तो वह सामान्य लगी। फिर तो भीष्मा उसका और ख्याल रखने लगा था, हर काम में उसके साथ रहता। उसने फिर कभी अपनी शादी का जिक्र तक नहीं किया,
जोगिया का नाम तक नहीं लिया। वह हिड़मे को विश्वास दिलाना चाहता था कि उसने उसके लिए जोगिया को भी भुला दिया है। हिड़मे सब जानती थी, सो जताती रही कि उसके साथ वह बहुत खुश है। और भीष्मा, अब तो ये मेरे को छोड़ के किसी का हाथ नहीं धरेगी। मैं जल्दी पंचायत बुलाऊंगा, फिर तो ये झोपड़ी, ये सल्फी का रूख, हिड़मे सब मेरा हो जाएगा। फिर मैं जोगिया को भी ले आऊँगा, तब कौन छेकेगा मेरे को। मैं मालिक होऊंगा घर का, सल्फी का और हिड़मे का भी। साली अभी भी कितनी मस्त लगती है। सोचते हुए उसकी आंखों में हिड़मे की देह नाच उठी। पहले इस हिड़मे को पटाना है। जोगिया तो मेरी छे, मेरे से कितना प्यार करती है, सोचता वह सपनों में खो जाता। सब सह मेरे खातिर, वह सोचता, और जोगिया उसकी आंखों में उतर आती। बस यह हिड़मे मेरी हो जाए, एक बार वह मेरे नीचे आ जाए, फिर तो यही सब सोचते हुए वह सपने बुनता रहता। हिड़मे सब समझ रही थी। उसे मालूम था कि वह जोगिया से मिलकर उसके बाबू को मोल देने की हामी भर आया है। अब उसे भी फांस रहा है, पर वह शांत थी। फिर तो वह उसके लिए और उतावला हो चला था। यह उतावलापन पहले तो उसकी आंखों में ही झलकता था, फिर तो उसके व्यवहार में भी उतर आया था। हिड़मे, अब नहीं रहा जाता रे, आखिर तो तू मेरे साथ बैठेगा ना, फिर ऐसा काय को करती रे, कहकर उससे लिपट जाता। उस क्षण हिड़मे का मन करता उसे इंद्रावती में धकेल दे या उसके सिर पर कुछ दे मारे, मगर वह अपने को जब्त करती। पहली पंचायत कर, फिर हाथ पकड़, कहती और मीठी सी हंसी के साथ दूर छिटक जाती। पंचायत होने वाली थी। भीष्मा बहुत खुश था। अब तो हिड़मे उसकी थी। वह सपने में डूबा हुआ था। ए भीष्मा, उठ ना रे, चल जंगल चल, हिड़मे ने जगाया। भीष्मा भरा भर नींद में था। उसने जैसे तैसे आंखें खोली और आंखें मिलते ही उसकी नींद छू हो गई। उसे लगा मानो लांडा, सल्फी और महुआ की मटकी एक साथ उसके ऊपर लुढ़क पड़ी हो। मदमाती हिड़मे उसके सामने खड़ी थी। जंगल काय को, यहीं आना, उसने उसे अपनी ओर खींचा। नहीं, यहाँ नहीं, चल ना जंगल, कहती हिड़मे की आंखों में मादकता का सैलाब लहरा रहा था। फिर तो इस कदर बेकाबू हुआ वह कि जंगल पहुँचते ही हिड़मे को जकड़ने लगा। ना रे, ऐसे नहीं, इतना जल्दी का है, आज तो पूरा दिन हम इधरिच रहेगा ना, कहकर वह दूर हट गई। भाऊ को भी जंगल पसंद था ना, पहले बार तुम लोग इधरिच आया, वो सब याद मत कर, मैं आज सब भुला के तेरी छूना मांगता। अब तो ये पूरा का पूरा मेरा बस में है, सोच कर वह उबलते हुए महुए की तरह फूल गया। इसको मालूम नहीं कि तेज आगी में रस छन्न से सूख जाता है, फिर वो महुआ कोई काम का नहीं रहता, सोचकर हिड़मे के होठों पर मुस्कान उभरी। देर तक वह उसे लुभाती छकाती रही। फिर उसने अपने कांधे से बांस की पोंगली उतारी, उसमें शराब थी। उसने दोनों में शराब डाली और भीष्मा के होठों से लगा दिया। फिर ना जाने कितने कितने दोने पी गया वह। जब वह नशे से लस्त हो गया, तब वह उसके करीब, बहुत करीब हो आई, इतने करीब कि उसके ओठ भीष्मा के ओठों को छूने लगे। भीष्मा कुछ देर तो भौचक खड़ा रहा। रस की हांडी अचानक उसके ओठों से आ लगी थी। फिर उसने उस हांडी में अपने होठ डुबोने की कोशिश की। हाय आयो, मैं मर गया रे, हिड़मे की चीख जंगल में गूंज उठी और वह हड़बड़ा कर पीछे हट गया। अच्छा, तो ये हो रहा है। जोगिया उसके सामने खड़ी थी। वह हैरान, जोगिया यहाँ? साला, तू मेरे को धोखा देता। उसने अपने हाथ में पकड़ा हंसुआ उसकी ओर फेंकना चाहा। फिर, छी रे, तेरे को तो मारना भी बेकार है, कहा और पच्च से थूक दिया और लौट गई। उधर हिड़मे लगातार कराहे जा रही थी। भीष्मा के मन में आया कि हिड़मे का गला दबा दे, मगर मजबूरी थी, सो तो इतना जोर से चिल्लाई क्यों? वो दर्द हुआ ना, बड़ा जोर का दर्द था, अभी भी होता, देखना पेट में कुछ अड़ गया है, कहा।
फिर भीष्मा को देखा। उसकी आंखों के सुर्ख डोरे राख हो चले थे। अब वह जोगिया के बारे में सोच रहा था। हिड़मे के होठों पर तिर्यक मुस्कान उभर आई। अब भीष्मा उसके साथ तो था, मगर उसके पास नहीं। उसके मन में जोगिया हलचल मचा रही थी। मुड़िया औरत जब सब सह लेती है, फिर धोखा, अब वो मेरे को कभी माफ नहीं करेगी। उसकी आंखों में उदासी उतर आई थी। वे लौट आए। अगले दिन पंचायत थी। रात गहरा चली थी, मगर नींद। भीष्मा की आंखों में जोगिया की आंखें ठहरी हुई थी। कितनी घृणा थी उसमें। अब मैं उसको कभी नहीं पा सकेगा, सोचते हुए उसने करवट बदली तो हिड़मे की देह सामने थी, ग्रेनाइट सी सुंदर देह। मैं जोगिया के खातिर सब किया। फिर सोचकर मन में हुक सी उठी। हिड़मे की आंखों में भी नींद कहाँ थी। वह आंखों की झिरी से देख रही थी उसे। उसकी तरफ देख उसे सुकून मिल रहा था। बहुत इंतजार के बाद सुबह हुई। लोग जुड़ने लगे। फिर पंचायत शुरू हुई। वैसे यह पंचायत बहुत अहम नहीं थी। कोई फैसला तो लेना नहीं था। उनके फैसले पर बस मुहर ही लगानी थी। हिड़मे ने देखा भीष्मा उदास था। उसकी चालाक आंखों में राख की परतें नजर आ रही थी। पंच ने भीष्मा से पूछा, भीष्मा को राम, तुम हिड़मे का संग धरोगे? उसने हाथ जोड़कर जोहार किया। तो आज से झोपड़ी, सल्फी और हिड़मे सब तुम्हारा होएगा। उसने पंचों को फिर जोहार किया। हिड़मे तो भीष्मा संग बैठना मांगती। उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुप रही। पंच ने फिर पूछा, मगर वह खामोश ही रही। भीष्मा ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर ठहरी हुई चुप्पी देख अकुला गया। हिड़मे बोलना, वैसे तो पंचायत सब जानती है रे, फिर तेरा हाँ कहना जरूरी है ना। भीष्मा उसके पास जा पहुंचा, मगर वह चुप रही। बोलना हिड़मे, चुप काहे है? ये फैसला तो हम दोनों का है ना, तू राजी है ना? कहकर भीष्मा ने उसकी बाह पकड़ी तो उसने उसे झटक दिया। पंचायत चकित थी और भीष्मा भी। देख हिड़मे, ऐसा ठट्ठा मत कर, जल्दी से हाँ कहना। वह रुआंसा सा हो आया। भरी पंचायत में ऐसी बेइज्जती वह लोगों से नजरें नहीं मिला पा रहा था। हिड़मे की स्वीकृति जरूरी थी, सो पंचायत ने फिर पूछा। अब की हिड़मे ने अपना बायां हाथ उठाया और कहा, नाय। फिर भीष्मा की ओर ऐसे देखा कि वह तिलमिला उठा। उसका मन किया कि उसे, तभी उसकी नजरें उठी। सामने जोगिया थी। जोगिया ने उसे देखकर पच से थूक दिया। अब भीष्मा की आंखों में वह मुर्गा लड़ाई कौंध उठी। वह छटपटा उठा। उसे लगा हिड़मे ने एक भोथरी ब्लेड से उसका गला रेत दिया है। पंचायत ने हिड़मे का फैसला मान लिया। हिड़मे ने सबको जोहार किया और चल पड़ी उस ओर जहां हिड़मा सो रहा था। मेरा जोड़ी, मेरा मैना कहकर उसने उसकी कब्र को पुकार लिया और गुहार पार कर रोने लगी। जोहार, उसके बहते आंसू कह रहे थे, जोहार संगी, जय जोहार। धन्यवाद। कथा संवेद का आभार राकेश बिहारी जी का, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। आप सबका बहुत आभार।